वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम शुरू कर रहे हैं अपनी बैंकिंग चैप्टर की नेक्स्ट क्लास। और इससे पहले हमने बैंकिंग चैप्टर के अंदर हमने उसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की है और सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा है आपके प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो अभी तक हमने यहाँ पे बैंकिंग चैप्टर में एडजस्टमेंट्स के अंदर 1, 2, 3 ये तीनों चीज़ें हमने कंप्लीट कर दी हैं। मैं इन तीनों को हाईलाइट कर देता हूँ। अगर आप लोगों ने ये 2-3 टॉपिक अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ सबसे पहले आप ये चीज़ पढ़ के आइए, तो ही आप लोगों को मज़ा आएगा आगे पढ़ने में। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके क्या नहीं? ठीक है सर, बिल्कुल ओके। अब बैंकिंग चैप्टर के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों आपका ये भी, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। तो मैं आज आप लोगों को ये पढ़ाने वाला हूँ। आज की क्लास के अंदर आप लोगों को क्या मिलेगा ज़रा देख लीजिए। आज की क्लास में आप लोगों को मिलेगा रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट के 100% कॉन्सेप्ट, टोटल कॉन्सेप्ट में समझाने वाला हूं। और उसके बाद जो आपके आईसीआई मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस हैं इलस्ट्रेशंस के अंदर, जितने भी इलस्ट्रेशंस के क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को छोड़ करके, मैं सारे इलस्ट्रेशंस के क्वेश्चंस मैं अपने हाथों से कराने वाला हूं। तो ये दो चीज़ें आप लोग को आज की क्लास में मिलने वाली है। ओके ठीक है सर, एक बात बताइए, आपने अभी ये फोर्थ वाली चीज़ स्किप कर दी है। मैं इसको बाद में पढ़ाऊंगा, अभी हम फिलहाल यहाँ ध्यान दे रहे हैं किसके ऊपर, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट के ऊपर। चलिए जी करते हैं शुरू फटाफट से। तो देखिए, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट बहुत ही सिंपल है। आपको पता ही है कि जब हम बिज़नेस कर रहे होते हैं तो बिज़नेस के अंदर क्या होता है दोस्तों, जब एक सेलर होता है अपने गुड्स को सेल करता है कस्टमर को, तो उससे बिल ऑफ एक्सचेंज क्या करता है, ले लेता है, बिल ड्रॉ करता है। वो मालूम है या नहीं है? आप लोगों ने ये 11th क्लास में पढ़ा होगा और फाउंडेशन क्लास के अंदर भी आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो जिसके पास बिल रिसीवेबल होता है वो अपने बिल रिसीवेबल को बैंक से क्या करवा लेता है, डिस्काउंट करवा लेता है। कि छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, प्लीज़ ज़रा ध्यान से देखिएगा। मैंने एग्जांपल ऑलरेडी यहाँ पे पहले से लिख के रखा है। मैंने एग्जांपल इसलिए मैंने दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ताकि आप लोगों का सिर्फ टाइम बचे, और मेरा कोई भी यहाँ पे इरादा नहीं है इसको पहले से लिख के रखने का। इससे थोड़ी सी टाइम की बचत हो जाती है और हमारा फटाफट से जल्दी जल्दी टॉपिक कवर हो जाता है कम टाइम में। तो है क्या, ये एक कस्टमर है जिसका नाम क्या है, पप्पू। जी हाँ, इस कस्टमर का नाम मान लीजिए क्या है, पप्पू। ओके सर, इसका नाम पप्पू है। जी हाँ ओके। अब पप्पू क्या करता है, पप्पू के पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जो कि 5 लाख रुपीज़ का। मैं हाईलाइट कर दूँ इस अमाउंट को। ये देखिए, इसके पास 5 लाख रुपीज़ की बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। और इस बिल ऑफ एक्सचेंज की जो मैच्योरिटी डेट जो है दोस्तों, जो ड्यू डेट है वो है, मान लीजिए कौन सी डेट है आपकी, 15 अप्रैल। प्लीज़ इधर देखिएगा, मैंने एक डेट लिखा है जो कि डेट है 15 अप्रैल 2023। यहाँ पे मैंने 2 फाइनेंशियल ईयर के बारे में मैंने जिक्र किया है। देखिए ज़रा, एक फाइनेंशियल ईयर है आपका 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। ओके ना? यस सर। दूसरा जो फाइनेंशियल ईयर है ये हमारा पहला फाइनेंशियल ईयर है, और सेकंड फाइनेंशियल ईयर है हमारा 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024। ये हमारा सेकंड फाइनेंशियल ईयर है। आप लोग को दोस्तों बस आप लोगों को पेशेंस रखना है अपने साथ, और बस आप ये देखते रहेंगे कि आप लोग को बहुत ज़बरदस्त तरीके की नॉलेज मिलने वाली है और आपको बहुत मज़ा भी आने वाला है, सारे कॉन्सेप्ट समझने में भी और क्वेश्चंस करने में भी। आप ये ज़रूर फील कर पाएंगे कि आप लोगों के प्रीमियम क्वालिटी वाली आप लोगों को यहाँ पे क्लास मिल रही है। ठीक है, चलिए, तो ये मेरा एक तरीके से गारंटी है। तो बस गौर करिए और समझते रहिए। तो होता क्या है, अब जो कालू के पास, कालू नहीं, मिस्टर पप्पू जो है, इसके पास जो 5 लाख रुपीज़ का बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, इसकी जो डेट है दोस्तों वो 15 अप्रैल है। मेरी बात ध्यान से देखिएगा, ये रहा 15 अप्रैल है, ये वाली डेट है। ओके या नहीं? लेकिन अब कालू को पैसे की रिक्वायरमेंट है 1 मार्च के दिन में। ये 1 मार्च 2023 के दिन मिस्टर पप्पू, मैं बार बार कालू बोल रहा हूँ क्योंकि मैं क्लास में बार बार कालू कालू एग्जाम्पल लिखवाता हूँ। चलिए, तो जो मिस्टर पप्पू है इसको 1 मार्च वाले दिन में पैसों की ज़रूरत है।
तो ये अपना बिल जो है वो बैंक को दे देता है। मिस्टर पप्पू अपना बिल किसको दे देता है? बैंक को दे देता है और बैंक से पैसे ले लेता है। बैंक वाला कहता है चलो ठीक है भाई पप्पू, आपका जो बिल ऑफ एक्सचेंज है 5 लाख रुपीज़ है, हम आपका बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट कर रहे हैं। आपने पढ़ा है ना डिस्काउंट, बैंक डिस्काउंट करता है, ओके या नहीं? अब यहाँ से आप देखिए 1 मार्च से देखिए 15 अप्रैल तक, इसके बीच में कितना दिन है? टोटल 45 डेज हैं। आप समझ पा रहे हैं ना? 45 डेज, 1 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक 45 डेज हैं। तो बैंक कहता है कि मैं आपसे 10% क्या करूँगा? डिस्काउंटिंग चार्ज काटूंगा। और कितने मंथ्स के लिए? मंथ्स नहीं, डेज की बात कर रहे हैं, 45 डेज के लिए। तो बैंक ने क्या किया? 5 लाख रुपीज़ का बिल ऑफ एक्सचेंज अपने पास रखा और 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से डिस्काउंटिंग चार्ज काटा है 45 डेज के लिए। तो डिस्काउंटिंग चार्ज बन गया 6164। यही आया रहा ना? एक बार मैं फिर से कैलकुलेट कर लेता हूँ। 5 लाख का 10% और मल्टीप्लाई में 45 डेज और 365, तो 6164.3 बन रहा है। तो चलो मैंने 6164 ले लिया। क्लियर है या नहीं है? अब देखिए ज़रा, मैंने हेडिंग में यहाँ पे क्या लिखा है? बिल डिस्काउंटेड बाय कस्टमर फ्रॉम द बैंक। तो बैंक से कस्टमर ने डिस्काउंट करवाया है। हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे होते हैं ना, ये पूरा का पूरा हम लोग 100% चैप्टर दोस्तों, टोटल 100% जो चैप्टर हम पढ़ रहे होते हैं बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे होते हैं। तो आप लोगों को ये मानना है कि हम लोग बैंक वाले हैं। आप लोग अपने आप को SBI, HDFC कुछ भी मान सकते हैं, ओके या नहीं? ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। हम लोग बैंक वाले हैं, तो अब बैंक अगर अकाउंटिंग करेगा तो वो किस तरीके से अकाउंटिंग करेगा ज़रा देखिएगा। हम लोग बैंक वाले हैं और हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं कौन से फाइनेंशियल ईयर की? 2022 से 2023। हम इस वाले डेज की फाइनेंशियल ईयर की अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। 1 मार्च के दिन हमारे पास कस्टमर आया था, यानी कि क्लाइंट आया था, और क्लाइंट ने 1 मार्च के दिन हमसे बिल डिस्काउंट करवाया। तो हमने बिल क्या किया है? परचेज। हम बैंक वाले, हम बिल परचेज करते हैं, हमारा काम है, इससे हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो बिल परचेज अकाउंट डेबिट कितने रुपए से दोस्तों? बैंक एंट्री करेगा, अकाउंटिंग एंट्रीज फ्रॉम द बैंक पॉइंट ऑफ व्यू। 5 लाख रुपीज़ का बैंक के पास क्या आया? बिल्स ऑफ एक्सचेंज आया। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को? और टू क्लाइंट अकाउंट, अब बैंक वाला जो है वो क्लाइंट को कितने पैसे देगा? एक बात बताओ ना, 5 लाख रुपीज़ में से बैंक वाला 6164 ये पैसे कट कर लेगा। बैंक की जो डिस्काउंटिंग इनकम होगी वो कट करने के बाद बैंक अपने क्लाइंट को 493 के बाद क्या है 836 इतने पैसे देगा। तो बैंक के लिए ये जो इनकम है 6164 ये क्रेडिट हो जाएगी। आप समझ पा रहे हैं ना कैसे एंट्री हुई है? बिल परचेज अकाउंट डेबिट, बैंक के पास ये एक एसेट्स आ गया, बैंक का एसेट्स बढ़ गया है। अब बैंक को अपने क्लाइंट को पेमेंट करनी है तो बैंक की लायबिलिटी बढ़ गई है। और ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये बैंक की इनकम है दोस्तों। क्लियर है या नहीं? इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, ये रूल आपको पता होगा। अब बैंक जब अपने क्लाइंट को पेमेंट करेगा तो बैंक एंट्री करेगा क्लाइंट अकाउंट डेबिट, क्लाइंट भैया ये लो पेमेंट ले लो हमसे। हालांकि ये पेमेंट बैंक उसके अकाउंट में होती है, मैंने कैश लिख दिया, ठीक है कि नहीं? तो ये आपकी एंट्री होगी बिल परचेज करने की, जो कि बैंक परचेज करेगा। ओके, मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको यहाँ पे इस ईयर को ध्यान रखना है। ये जो ईयर है 2022 से 23 ये ईयर है, ठीक है कि नहीं? ओके, अब ज़रा इधर आइए, ऊपर की तरफ आइए, ऊपर की तरफ आइए। अब यहाँ दोस्तों एक हल्की सी ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है, छोटी सी एक प्रॉब्लम है। उम्मीद है कि आप वो प्रॉब्लम भी समझने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अब वो प्रॉब्लम क्या है आपकी स्क्रीन पे देखिए, मैंने यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ अकाउंटिंग ईयर जो है दोस्तों वो 2 है, समझ पा रहे हैं ना? यहाँ से लेकर यहाँ तक में आप देख रहे हैं ये ना 30 डेज आ रहा है, और यहाँ से यहाँ तक कितने डेज हो रहे हैं? 15 दिन हो रहे हैं। तो ये 30 दिन और ये जो 15 दिन है ना दोस्तों, ये दो समय जो है वो 2 फाइनेंशियल ईयर में बढ़ जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम है इसका फाइनेंशियल ईयर ये है, सेकेंड नंबर वाला, ओके या नहीं? और ये जो 30 डेज वाला जो यहाँ से यहाँ तक का टाइम है ये आपका फाइनेंशियल ईयर ये 1 वाले में चला जाएगा। क्लियर है कि नहीं है?
तो बैंक ने जो टोटल इनकम जो बुक की है 45 डेज की, प्लीज ध्यान से देखिए जरा इधर, बैंक ने जो टोटल इनकम बुक की है जो कि 6164 है, इतनी इनकम बैंक ने बुक कर ली है, बराबर कि नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस 6164 में से 30 डेज की जो इनकम है वो फाइनेंशियल ईयर के अंदर जाएगी, इस वाले फाइनेंशियल ईयर में, पहले वाले में 1 मार्च 2023 से 31 मार्च 2023 बैंक जो फाइनेंशियल ईयर रिकॉर्ड कर रहा है आपका पहले वाला फाइनेंशियल ईयर, प्लीज बार बार देखिए फाइनेंशियल ईयर पे मैं जोर दे रहा हूं। तो 30 डेज की जो इनकम है इस वाले फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है। बाकी जो अगले जो ये वाला जो 15 डेज जो दोस्तों ये आगे बढ़ गया है ना, क्योंकि बैंक ने तो 45 डेज की इनकम बुक की है, तो जो अगले 15 दिन की जो इनकम है ना दोस्तों, ये इस सेकेंड वाले फाइनेंशियल ईयर से क्या है, रिलेटेड है। अगर बैंक अभी फिलहाल में, हम बैंक वाले हैं और हम सिर्फ पहले साल की अकाउंटिंग कर रहे हैं, ये जो फर्स्ट वाला जो फाइनेंशियल ईयर है ना, जिससे मैंने नीचे की तरफ येलो कलर में हाईलाइट किया है, प्लीज़ देख लीजिए ज़रा, मैं चलो यहाँ पे भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो फर्स्ट ईयर वाला जो इनकम है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर वाला इनकम, अगर बैंक सिर्फ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर वाला इनकम रिकॉर्ड करेगा तो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ कितने डेज की इनकम रिकॉर्ड करेगा, ओनली 30 डेज की। लेकिन बैंक ने टोटल 45 दिन की इनकम रिकॉर्ड कर ली। आप देख रहे हैं 6164 जो है टोटल 45 डेज की इनकम है। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं इस 6164 को, इस इनकम को दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा। सर आप दो हिस्सों में कैसे डिवाइड करेंगे, बस आप देखते जाइए मैं कैसे कर रहा हूँ। 6164 जो है ये इनकम टोटल 45 डेज की है, ओके कि नहीं सर, बिल्कुल ओके है, सॉरी। अब इसमें से जो 30 डेज की इनकम है वो मेरी पहली फाइनेंशियल ईयर की हो जाएगी। 6164 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड में 45, तो मेरी जो पहली फाइनेंशियल ईयर की इनकम होगी 41093। एक बार मैं फिर से कैलकुलेट कर ले रहा हूँ, अगर एक आध नंबर यहाँ वहाँ होगा तो आप उस चीज़ को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। 4109 और बाकी बची हुई जो इनकम है 6164 माइनस 4109, बाकी बची हुई ये जो इनकम है 6164 इनकम जो है 45 डेज की थी, अब मुझे यहाँ पे 15 दिन की इनकम पता करनी है, तो ये इनकम 2055 आ गई। ये इनकम आपकी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग करती है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? यस सर, हमें बिल्कुल आपकी बात समझ में आ रही है कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए जी, हालांकि एक मेरा जो कोर्स है अभी फ़िलहाल जो चल रहा है दोस्तों, ये मैं फास्ट ट्रैक कोर्स जो है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये कोई फुल फ्लैज लेक्चर्स नहीं है और आप लोगों ने पहले से थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है और कहीं ना कहीं आप लोगों को लगेगा कि ये तो बिल्कुल रेगुलर कोर्स की तरह ही है। तो यहाँ पे आप ये देखिएगा कि ये जो फाइनेंशियल ईयर है 2022 से 23, यानी कि जो पहले साल का फाइनेंशियल ईयर है, हमने इस फाइनेंशियल ईयर में टोटल इनकम यहाँ पे रिकॉर्ड कर दी है। जबकि हमें अब क्या करना होगा, जो इनकम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है, कौन सी 15 दिन की इनकम, ये वाली, ये 15 डेज की जो इनकम है ये वाली दोस्तों, ये हमें इस इनकम को यहाँ से हटाना होगा। टोटल इनकम में से हमें इस चीज़ को हटाना होगा। आप कैसे हटाएंगे ज़रा देखिएगा। हम उसकी एक एंट्री पास करेंगे। मैं थोड़ा सा स्क्रीन हल्का सा और छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को एक ही जगह पे सारी की सारी चीज़ें दिखाई दे। थोड़ी इसकी स्क्रीन छोटी हो गई है तो आप थोड़ा सा कोशिश करिए इसको एडजस्ट कर पाने की, ओके ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएशन ऑफ रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, आप यहाँ पे शब्द देख रहे हैं ना, ये एक्चुअल में है क्या? एक्चुअल में यही है दोस्तों जो यहाँ मैंने ऊपर बताने की कोशिश की है। तो जो इनकम अभी हमारी इस साल की है, पहले फाइनेंशियल ईयर की इनकम है, वो हमारी 4109 है, कोई इशू नहीं है। लेकिन वो इनकम जो हमारी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है, 45 दिन की इनकम बैंक ने 1 मार्च के वाले दिन रिकॉर्ड कर ली थी। देखो ये रही ना, 1 मार्च के दिन में बैंक ने 45 दिन वाली इनकम रिकॉर्ड कर ली थी।
तो अभी इस 45 में से 30 डेज की इनकम तो इस फाइनेंशियल ईयर से, पहले साल से, फर्स्ट वाले फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है, लेकिन 15 दिन की और जो इनकम है वो बैंक को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड करना होगा। तो ऐसे इनकम को बैंक क्या कहता है? ऐसे इनकम को बैंक बोलता है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। आप समझ पा रहे हैं ना? यहाँ रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट का मतलब क्या है? मैं थोड़ी सी स्क्रीन यहाँ पे हल्की सी बड़ी कर देता हूँ। उम्मीद है कि आप ये पूरी कहानी समझ पाए हैं जो मैंने अभी तक बताने की कोशिश की है। ओके, तो जो 15 दिन की वो इनकम जो हमने इस साल रिकॉर्ड कर ली, लेकिन वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड था, वो इनकम को हम बोलेंगे रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। दरअसल ये इनकम हमारी क्लोजिंग इनकम कहलाएगी। ये इनकम नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। तो अब हमने क्या करना है, टोटल इनकम जो हमने ये रिकॉर्ड कर लिया है 1 मार्च वाले दिन, प्लीज़ प्लीज़ देखिएगा, 1 मार्च वाले दिन हमने टोटल इनकम रिकॉर्ड कर लिया है 6164। इसमें से हमें 15 दिन की इनकम जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमें रिकॉर्ड करनी चाहिए, हमें उसको हटाना होगा। तो कैसे हटाएंगे? देखिए, क्रिएशन ऑफ रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का इनकम हटाओ, ये अगले साल हमें दिखाना है। तो इस इनकम को कैसे हम हटाएंगे? देखिए ज़रा, यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंटिंग इनकम अकाउंट डेबिट। तो नेक्स्ट 15 दिन का इनकम कितना था? मैंने ध्यान नहीं दिया था, अमाउंट 2055 था। तो ये जो 2055 है दोस्तों, ये हमने इसकी एंट्री ये पास कर दी, क्रिएशन ऑफ रिबेट। ठीक है कि नहीं? इसको बोलेंगे क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री किस चीज़ की? रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट की। ओके, अब बताओ इस साल की इनकम कितनी होगी? बहुत ही सिंपल है सर, 6164 में से 2055 ये अगले फाइनेंशियल ईयर की इनकम है, तो बाकी बची हुई आपकी इनकम इस साल की जो कि कितनी है? 4109। इस साल की जो आपकी इनकम होगी वो होगी 4109। तो जो फाइनली हमारा इस साल का इनकम होगा, हम उस इस साल की इनकम को अपने P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये जो तीसरी वाली एंट्री देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं? डिस्काउंटिंग इनकम ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। तो रियलिटी में हमारा इस साल में जो इनकम ट्रांसफ़र होगा वो 4109 होगा। वो जो टोटल इनकम थी ये नहीं होगी दोस्तों, ये 6164 टोटल इनकम हमारे इस साल के P&L में नहीं जाएगी। मैंने इस पर बहुत मेहनत करने की कोशिश की है, उम्मीद है कि आप मेरी मेहनत को समझ पा रहे हैं। तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा था? 2022 से 23 का। अब मान लीजिए अब अगला फाइनेंशियल ईयर आ गया, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, चलो मैं आगे ले रहा हूँ। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है 2023 से 24 का। तो जब बैंक वाले हैं दोस्तों, वो बैंक वाले जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की इनकम एंट्री जब करेंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की, तो उस समय बैंक क्या करेंगे? ये जो क्लोजिंग रिबेट था ना, इसको यहाँ पे बैंक वाला क्या करेगा? ओपनिंग रिबेट बनाएगा। ओपनिंग यानी पिछले साल की इनकम जो पिछले साल में रिकॉर्ड हो गई थी, उसको हम अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जिसको हमें रिकॉर्ड करना है, अब हमारा अगला फाइनेंशियल ईयर आ चुका है, तो हम यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे? प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पे एंट्री, ओ सॉरी दोस्तों, ये वो वाली एंट्री नहीं है, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। ये एंट्री ये रही, ये एंट्री ये रही दोस्तों। इसको, जिसको हमने क्लोजिंग इनकम बनाया था पिछले साल में, वो अब नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग रिबेट कहलाएगा। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एंट्री होगी रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट टू डिस्काउंट इनकम। यानी अगले फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये इनकम रिकॉर्ड की जाएगी एज पर मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये जो भी आप यहाँ पे कहानियाँ देख रहे हैं ना, ये जितना भी खेला हो रहा है दोस्तों, ये सारा का सारा मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से हो रहा है। क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि अगर कोई इनकम आपके इस साल से रिलेटेड है तो प्लीज़ आपको सिर्फ उसको इस साल में रिकॉर्ड करना है। कोई इनकम का पार्ट अगर आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है तो प्लीज़ आप उस इनकम को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लेके जाइए, कैरी फॉरवर्ड करिए उसको। ठीक है या नहीं है? तो हमने 6164 में से ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में डाल दिया और हमने ये इस साल रिकॉर्ड कर लिया। अब जैसे ही नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आया तो ये हमारा 2055, इसको हमने क्या बना दिया? ओपनिंग रिबेट बना दिया। देख रहे हैं ना, यहाँ पे डिस्काउंटिंग इनकम क्या हो गई है दोस्तों? क्रेडिट हो गई है। अब ज़रा आइए यहाँ पे,
उम्मीद है कि आप लोग को ये बात पक्की समझ में आ गई होगी। अब हम रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड में कौन कौन सी जर्नल एंट्री करते हैं ज़रा ये देख लीजिएगा। हालांकि हमने ये क्वेश्चन के साथ तो कर लिया है, लेकिन फिर भी एक बार मैं जर्नल एंट्री आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले जो जर्नल एंट्री है बिल परचेज करने की, जब भी बैंक वाला बिल परचेज करता है तो उसकी जर्नल एंट्री हमेशा यही होती है। तो प्लीज़ प्लीज़ ध्यान से देखिएगा सर, जर्नल एंट्री क्या होती है। सर हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, ये चीज़ आप हमें दोबारा बता रहे हैं। यस दोस्तों, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। तो बिल परचेज अकाउंट डेबिट आपको याद आ रहा है, क्लाइंट अकाउंट टू डिस्काउंट इनकम। उसके बाद क्या है, कैंसिलेशन ऑफ ओपनिंग रिबेट। अच्छा, अगर कोई इनकम हमारी पिछले साल रिकॉर्ड हो गई थी, कोई इनकम इस साल की थी लेकिन वो पिछले साल रिकॉर्ड हो गई थी, आपको याद आ रहा है 2055 पिछले साल की रिकॉर्ड हो गई थी, और वो इनकम हम इस साल लेके आएंगे तो उसको हम ओपनिंग रिबेट बोलेंगे। पिछले साल की इनकम इस साल में रिकॉर्ड करना है हमें, हकीकत में इस साल की थी वो। तो कैंसिलेशन ऑफ ओपनिंग रिबेट की एंट्री क्या होगी, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट टू डिस्काउंट इनकम। अगर कोई इनकम हमारी इस साल में रिकॉर्ड हो गई है लेकिन वो रिलेटेड कब से है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से। दोबारा, कोई इनकम इस साल हमने लिख तो दिया लेकिन वो कब से रिलेटेड है, अगले साल से है, तो उसको हम बोलेंगे क्लोजिंग रिबेट। तो देखिए, डिस्काउंटिंग इनकम अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। उसके बाद है ट्रांसफर्ड करंट ईयर डिस्काउंट इनकम टू P&L। तो इस साल का जो भी इनकम होगा हम उसको P&L में डालेंगे। यहाँ पे आपको ना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, वो क्या ध्यान रखनी है कि जो डिस्काउंटिंग इनकम होता है वो टोटल कैसे P&L में जाता है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। तो डिस्काउंटिंग इनकम P&L में टोटल कैसे जाएगा, डिस्काउंट फॉर करंट ईयर। अगर मान लीजिए करंट ईयर में जो भी हमें इनकम मिली है, मान लीजिए करंट ईयर में टोटल हमारी 1 लाख इनकम मिली है, प्लस में ओपनिंग रिबेट। ओपनिंग बैलेंस मान लीजिए 5,000 रुपये का है। ओपनिंग का मतलब समझ में आ रहा है ना, ये वो इनकम है जो पिछले साल की नहीं थी, पिछले साल ये क्लोजिंग रहा होगा, इस साल ओपनिंग बन गया। और क्लोजिंग रिबेट का मतलब ये इनकम नेक्स्ट ईयर की है और उसको हमने अभी कंसिडर कर लिया। अब मान लीजिए नेक्स्ट ईयर की इनकम हमारी कितनी है, 2,000 है। तो एक्चुअल में हमें सिर्फ यहाँ पे जो ट्रांसफ़र करना है P&L में वो ये अमाउंट ट्रांसफ़र करना हो। तो ये हमारा फॉर्मूला है, डिस्काउंट फॉर करंट ईयर प्लस ओपनिंग रिबेट माइनस क्लोजिंग रिबेट। उम्मीद है आप लोगों को ये बात पक्का समझ में आ गई होगी। अब हम चल रहे हैं आपके यूनिट नंबर 5 पे। ये यूनिट नंबर 5 है आपके ICI मॉड्यूल का, जो लिखा है सम स्पेशल ट्रांजेक्शन्स ऑफ बैंक। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, हम इसके डायरेक्ट इलस्ट्रेशन नंबर किस पे आ रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आ रहे हैं। ज़रा एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 1 फटाफट से पढ़िए, पढ़िए ज़रूर इलस्ट्रेशन नंबर 1 को। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस ऑफ ओवरसीज बैंक। ओके, ओवरसीज बैंक है और उसका जो ईयर एंड हो रहा है दोस्तों 31 मार्च 2001। तो मैं इसको ले लेता हूँ, ये 31 मार्च 2001 कंसिडर कर रहा हूँ। ओके या नहीं। बिल टोटल बैंक ने कितना डिस्काउंट किया है, 12,64,000। ये बैंक के लिए क्या है दोस्तों, ये एसेट्स है। समझ पा रहे हैं ना, ये सर बिल्कुल समझ रहे हैं। ओके, इसमें मुझे कोई अगर एंट्री वेंट्री करनी होगी तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक पेज साफ निकाल लेता हूँ ना, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट नॉट ड्यू ऑन मार्च 31। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक्चुअल में क्या है आपको सही बताऊँ, ये ना ओपनिंग रिबेट है। ओपनिंग रिबेट हमेशा प्लस होता है, ओपनिंग रिबेट है। आप देख रहे हैं ना, डेट भी क्या लिखा हुआ है, 2001। पिछले साल का इनकम इस साल रिकॉर्ड होगा, वो इनकम लास्ट ईयर का क्लोजिंग था, इस साल का क्या है, ओपनिंग बन गया, ये ओपनिंग रिबेट है। और हमें डिस्काउंटिंग इनकम कितनी रिसीव हुई है, ये हुई। आपको फॉर्मूला पता है ना डिस्काउंटिंग इनकम कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, सर हमें बहुत अच्छे से पता है डिस्काउंटिंग इनकम का फॉर्मूला। डिस्काउंटिंग इनकम का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट रिसीव्ड, जी टोटल डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ है 105,708 प्लस ओपनिंग रिबेट। सर ओपनिंग रिबेट मैं बताऊं कितना, ये रहा ना 22,160 माइनस में क्लोजिंग रिबेट।
हमें क्लोजिंग रिबेट के बारे में नहीं पता, लेकिन जैसे ही क्लोजिंग रिबेट पता चल जाएगा तो ये हमारी इनकम होगी जो हमारी करंट ईयर की होगी। इनकम किसकी होगी? करंट ईयर की। और वो टू बी ट्रांसफ़र, वो हमारे कहाँ पे ट्रांसफ़र करना होगा? P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करना। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है हमें नहीं पता है, हम आगे बढ़ रहे हैं। एन एनालाइज फॉर द बिल डिस्काउंट। अच्छा, बैंक ने टोटल जितने भी बिल डिस्काउंट किए हैं, देखो बैंक ने 4 बिल डिस्काउंट किए थे, 1 2 3 4। आप देख पा रहे हैं ना? इधर देखिए ज़रा, इन चारों बिल का जो अमाउंट होगा वो इतना ही होगा। या 12,64,000 देख रहे हैं ना? 12,64,000 ये टोटल बिल है। यानी बैंक के पास 4 कस्टमर से बिल आए होंगे। चलो ये मैं 4 कस्टमर लेके चल रहा हूँ, तो ये 12,64,000 के बिल बैंक ने डिस्काउंट किए हैं। और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से किए हैं बैंक ने? देखो ये फलाने रेट ऑफ इंटरेस्ट से किए हैं, साफ साफ लिखा हुआ है। और उनका ड्यू डेट क्या था? ड्यू डेट दोस्तों ये रहा, ध्यान दीजिएगा, ड्यू डेट ये रहा। अब मेरी बात गौर से सुनिए, बहुत गौर से सुनिएगा। मेरा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2000 ये, और ये ईयर एंड होगा 31 मार्च 2001। समझ पा रहे हैं ना? अगर बैंक वाले ने इस फाइनेंशियल ईयर की इनकम रिकॉर्ड करनी है, हम बैंक वाले हैं और हमें सिर्फ ये वाले फाइनेंशियल ईयर की इनकम रिकॉर्ड करनी है, तो कोई इनकम अगर हमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड दिखाई देगी, नेक्स्ट बोले तो सर कौन सा? ये 1 अप्रैल 2001 से 31 मार्च 2002, यानी कोई इनकम हमारा ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है दोस्तों हमारा। तो हमें उस इनकम को क्लोजिंग रिबेट बनाना होगा। क्या बनाना होगा? क्लोजिंग रिबेट। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना कि हमारा फाइनेंशियल ईयर ये है मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, ये इस ईयर की हम लोग इनकम को रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई इनकम हमें अगले फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड दिखाई देगी तो हमें उसको माइनस करना होगा। इस ईयर में हमने इनकम रिसीव किया 1 लाख और 5,000 की इनकम अगले फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है, तो हमें उसको माइनस करना होगा। तभी तो हम बताएंगे ना कि 95,000 इनकम हमारी इस ईयर की है। ओके या नहीं है? यही मैं आपको कॉन्सेप्ट पिछले 20, 25, 30 मिनट से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते थे छोटे छोटे टॉपिक में। लड्डू चैप्टर है दोस्तों बिल्कुल आपका, आराम से आप किसी 5 से 15 मार्क्स का पेपर में आता है, फ्री के नंबर हैं ये। चलिए, तो अब आप देखिएगा ज़रा, ये जो ड्यू डेट है बिल की, वो कौन सी ड्यू डेट है? इसकी ड्यू डेट है जून 5, इसकी है जून 12, इसकी है जून 25, इसकी है जुलाई 6। और क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट करो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट ऑन 31 मार्च 2001। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि आपको सिर्फ यहीं तक की इनकम को रिकॉर्ड करना है, 31 मार्च 2001 तक की इनकम को रिकॉर्ड करना है। अगर कोई इनकम इस डेट से आगे की बढ़ जाएगी तो आपको उसको क्या बनाना होगा? क्लोजिंग रिबेट बनाना होगा। आपको क्लोजिंग रिबेट की क्रिएशन करनी होगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? मैं महसूस कर सकता हूं दोस्तों कि आप लोग हाँ बोल रहे हैं, कि आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं। तो हमें क्लोजिंग रिबेट क्रिएट करना होगा यहाँ पे। अब देखिए 31 मार्च से, अब ये देखो ये जो इनकम है ये 1,40,000 का जो बिल था, मेरी बात ध्यान से देखिएगा, 1 लाख पहली जो बिल है 1,40,000 की है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। दूसरी बिल जो है वो 4,36,000 की, बस आप देखते रहो। तीसरी जो बिल है वो 2,82,000 की है। चौथी जो बिल है वो है 4,06,000 की है। ओके या नहीं? अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? शुरू के 3 बिल का 14% है, तो 14% मल्टीप्लाई 14% और लास्ट का 16% है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है? ओके ठीक है। तो ये जो भी हमारे बिल थे ना मेरे दोस्तों, इस बिल में से ये जो 1,40,000 का बिल है, इसका ड्यू डेट है जून 5, यानी 31 मार्च के बाद का आगे का डेट देखिए क्या होगा। एक तो अप्रैल, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्या आ गया? देखो ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आ गया, तो अगले फाइनेंशियल ईयर का अप्रैल का मंथ, मई का मंथ और जून का मंथ, ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है। तो अप्रैल में 30 डेज, मई में आपके 31 दिन और जून में आपके 5। तो यहाँ पे हमें 66 डेज की जो इनकम होगी
हमें उसको क्लोजिंग बनानी होगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। 1,40,000 का जो बिल था उसमें से 66 दिन की जो इनकम है वो अगले साल से रिलेटेड होगी। 31 मार्च के बाद के जो भी दिन है वो बस गिन लो। अब पता नहीं आप लोग को स्क्रीन छोटी दिखाई दे रही है या बड़ी दिखाई दे रही है। उम्मीद है कि आप लोगों को स्क्रीन बड़ी दिखाई दे रही होगी, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो इतने दिन की इनकम हमारी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की होगी, तो उसको क्लोजिंग बनाना होगा। अब मुझे ज़रा आप लोग ये बताइए कि इस वाले पे, इस 4,36,000 पे बताओ कितने मंथ की इनकम या कितने डेज की इनकम अगले साल से रिलेटेड है। अरे कितना सिंपल है यार। इसका ड्यू डेट जून 12 है। आप 31 मार्च के बाद अप्रैल का मंथ, मई का मंथ और जून का मंथ जोड़ लो ना, वो अगले फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड हो गया। समझ रहे हैं ना। 31 मार्च के आगे का दिन है ये, अप्रैल में जून। तो अप्रैल में आपके हो गए कितने, यहाँ पे अप्रैल में हो गए 30 डेज, जो मई में हो गए आपके 31 और जून में हो गए आपके 12। तो ये टोटल कितने हो गए, 73 हो गए ना। 73 डेज की इनकम इसकी क्लोजिंग बनानी होगी। और थर्ड वाले में देखो कितना है, 2,82,000 है। तो इसका अप्रैल में हो गया 30, मई में हो गया 31 और जून में हो गया 25। तो यार ये कितने हो गए, 86 हो गया है क्या। 86 डेज़ की इनकम मुझे क्लोजिंग बनानी होगी। और इसमें देखना जुलाई 6 आ रहा है, तो अप्रैल में हो गए इसके 30 डेज़, मई में हो गए 31 और जून में हो गए 30 और जुलाई में कितने हो गए, 6 हो गए। तो ये कितने हो गए, 97 हो गया क्या, शायद 97 हो रहा है। तो ये सारी इनकम हमारी क्लोजिंग बनेगी। तो मैं इसका कैलकुलेशन चलो मैं खुद ही कर लेता हूँ। तो 1,40,000 का मल्टीप्लाई में 14% मल्टीप्लाई में 66 डिवाइड में 365। तो ये इनकम क्लोजिंग बन रही है 3,544 और उसके बाद 4,36,000 का 14% और मल्टीप्लाई में 73 डिवाइड में 365। ये बन रही है दोस्तों 12208। उसके बाद है 2,82,000 का 14% मल्टीप्लाई 86 डिवाइड में 365, ये 9302 और उसके बाद है 406,000 मल्टीप्लाई 16% और मल्टीप्लाई 97 डेज के लिए। तो ये आ रहा है 17263। एक बार हम चेक कर लेते हैं अपने आंसर को, क्या हमारे आंसर सारे सही हैं या नहीं है। तो पहली बिल का जो इनकम था क्लोजिंग जिसको बनाना है, क्लोजिंग रिबेट ये रहा। दूसरी बिल का क्लोजिंग रिबेट ये रहा, हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है। तीसरी बिल का क्लोजिंग रिबेट ये रहा और चौथी बिल का क्लोजिंग रिबेट ये रहा। तो ये जो हमारे टोटल क्लोजिंग जो रिबेट बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं सर, हमारे टोटल जो क्लोजिंग रिबेट बन रहे हैं वो ये बन रहे हैं। सबको ऐड कर दो ना, 3,544 प्लस 122। अरे नीचे यहाँ से आंसर देख लें क्या, नीचे से यहीं से आंसर देख लेते हैं ना। तो चलो क्लोजिंग के हमारा रिबेट ये बन रहा है 42317। और इनकम कैसे रिकॉर्ड होता है आपको पता ही है ना, डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ था, 105,708। ओपनिंग रिबेट क्या था, 22,160 माइनस क्लोजिंग रिबेट क्या है, 42317। यार देखो ये जो इनका टोटल है ना, सबका टोटल ये बना था, ठीक है, ये चीज। अब आपका ये फाइनली ये जो आंसर आएगा लास्ट में 8551, ये एक्चुअल में हमारी 31 मार्च 2001 की इनकम होगी। यानी कि ये फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2001 की इनकम इतनी कंसीडर की जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात पक्का पक्का समझ में आ गई है मेरे दोस्तों। सर बिल्कुल हमें आपकी बात पक्का समझ में आ गई है। थोड़ी बहुत अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही हो, कोई परेशानी हो, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग क्या करें, एक बार फिर से इस वीडियो को बैक करके देख लें अगर दिक्कत आ रही है। वैसे दोस्तों मैंने इतना आप लोगों को पीछे रिपीट कर करके मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों को याद ही करवा दिया है, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुसा दिया है। तो अगर मैं जर्नल एंट्री की बात करूँ तो जर्नल एंट्री क्या होगी बताइए ज़रा। सबसे पहले ओपनिंग रिबेट की जर्नल एंट्री। देखो ओपनिंग रिबेट की जर्नल एंट्री क्या होगी, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन बिल। ये ओपनिंग रिबेट की एंट्री है। मैं अलग से करके नहीं दिखा रहा हूँ आपको, यहीं दिखा रहा हूँ दोस्तों सामने स्क्रीन पे, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार। सेकेंड, ये पहली एंट्री है ओपनिंग रिबेट की एंट्री है। ये है हमारी क्लोजिंग रिबेट की। क्लोजिंग रिबेट की तो डिस्काउंट हमें अपने इनकम को इतने से कम करना है।
ये इतने से हम बढ़ा रहे हैं और इतने से हम कम कर रहे हैं। और उसके बाद हमें P&L में डालने की। P&L में कैसे डलता है? डिस्काउंट ऑन बिल टू P&L अकाउंट। आपको याद है ना ये एंट्री सब मैंने अभी आप लोगों को ये कर समझा के दिखाया था मैंने। ये देखो, ये देखिए ये एंट्री है, ये ओपनिंग की है, ये क्लोजिंग की है और ये ट्रांसफ़र करने की है। हालांकि मैंने सबसे लास्ट में एक पेज निकाल लिया था जिसमें मैं सोच रहा था कि आप लोगों को सॉल्यूशन बताऊं, लेकिन मुझे लगता है कि ये आप लोग को ये सॉल्यूशन से ही समझ जाना चाहिए, कुछ खास मुश्किल नहीं है। ओपनिंग रिबेट की है। ओपनिंग रिबेट की एंट्री यही होती है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट टू डिस्काउंट इनकम। हमें अब ओपनिंग रिबेट का मतलब होता है इस साल हमें वो इनकम कंसीडर करना है। ये प्लस हो जाएगा 22160, 22160। क्लोजिंग जो रिबेट होगा दोस्तों, उसको उस इनकम को हटाना होता है टोटल में से। तो डिस्काउंट और इनकम डेबिट होता है, इनकम घट रही है, तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। देख रहे हो ना, ये वही तो एंट्री है दोस्तों, सेम टू सेम। मैं कुछ अलग कहाँ कर रहा हूँ। और टोटल इनकम जो ट्रांसफ़र होगी, डिस्काउंट ऑन इनकम टू P&L अकाउंट। कहानी ख़त्म। 85551, 8551, कहानी ख़त्म। सिंपल हो तो गई एंट्री। चलिए अब हम चल रहे हैं कहाँ पे? इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे। इलस्ट्रेशन नंबर ज़रा 2 पे ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं इसकी एंट्री आप लोगों को मैं खुद करके दिखा दूंगा, ठीक है कि नहीं? इसका मैं आप लोगों को सॉल्यूशन से नहीं मैच करवाऊंगा। 31 मार्च 2001। चलिए इसका भी डेट मैं ले लेता हूँ मेरे दोस्तों। ये 31 मार्च 2000 क्या है? 1 है। लेकिन मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ बताऊँगा। अनसर्टेन बैंक हैड अ बैलेंस ऑफ 9 करोड़ इन रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। ओके दोस्तों, पहली बात तो जहाँ तक अभी मैंने फ़िलहाल ये हाईलाइट किया है, ये इस हाईलाइट पे जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है ये एक्चुअल में क्या है? ये ओपनिंग रिबेट है। ओके या नहीं? तो मैं इसका आपको सॉल्यूशन प्रॉपर करके दिखाऊंगा, ठीक है कि नहीं? ये सर बिल्कुल करके दिखाइए। इलस्ट्रेशन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2000 मैं इसको क्या ले लूँ? 20 ले लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। और 31 मार्च 2021। तो हमें इस वाले डेट की बात की जा रही है। इस वाले डेट पे हमें ओपनिंग रिबेट दे रखा है। ओपनिंग रिबेट हमें दे रखा है और वो ओपनिंग रिबेट कितना है? 9 करोड़ है। पहली बात तो ये है कि ओपनिंग रिबेट की एंट्री क्या होती है सर? हमें बहुत अच्छे से पता है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट इनकम। ये ओपनिंग रिबेट की एंट्री होती है। यह रुपीज़ इन करोड़ है, तो मैं यहाँ पे 9 और 9 साफ साफ लिख दे रहा हूँ। नेक्स्ट वन। अब ज़रा हम क्वेश्चन पे वापस आ रहे हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002। तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर अब आगे बढ़ रहा है। ये रहा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हमारा आ गया। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मेरे मैं इस चीज़ को कैसे लिखूं? चलो मैं इस चीज़ को यहाँ लिख देता हूँ। अब हमारा अगला फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, ये वाला फाइनेंशियल। तो क्वेश्चन में दोस्तों हमें इस वाले फाइनेंशियल ईयर की एंट्री करनी है, नेक्स्ट वाले। ये पिछला साल है दोस्तों, ये हमारा करंट ईयर है। तो 31 मार्च में जो भी रिबेट होगा वो इस 1 अप्रैल वाले दिन ओपनिंग बन जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ यार, 31 मार्च 2021 में जो भी हमारा रिबेट होगा वो ये वाला फाइनेंशियल ईयर, ये हमारा करंट ईयर का फाइनेंशियल ईयर है। ये इस साल में क्लोजिंग, ये पिछले साल का क्लोजिंग होगा, तो 1 अप्रैल 2021 में क्या बन जाएगा? ओपनिंग बन जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? तो यही हमने ओपनिंग रिबेट की एंट्री की है। नेक्स्ट वन चल रहे हैं आगे क्वेश्चन पे। अनसर्टेन बैंक का नाम ही क्या है, अजीब सा। अनसर्टेन बैंक डिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹4 करोड़, चार्जिंग इंटरेस्ट 18% पर एनम, द एवरेज पीरियड ऑफ डिस्काउंट बिंग 473 डेज। ओके ठीक है। अनसर्टेन बैंक ने क्या किया दोस्तों? बिल क्या किया? डिस्काउंट करवाया, डिस्काउंट किया इसने 18% पर एनम से। मैं बोल रहा हूँ कि अनसर्टेन बैंक ने टोटल 4000 बिल परचेज किए हैं, 4000 करोड़ के बिल परचेज किए हैं। और 18% के हिसाब से बैंक ने 73 डेज के लिए बिल को डिस्काउंट किया है। इस बैंक ने ये बिल परचेज किया है 4000 करोड़ का, 18% से डिस्काउंट काटा है और 73 दिन के लिए काटा है। तो 144 की इसकी इनकम हो गई। ये 144 की इसके डिस्काउंट इनकम हो गई। समझ में आ रहा है डिस्काउंट इनकम कैसे हुआ है? मैं एक बार हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा ज़रा। हाईलाइट कर रहा हूँ कि जो
अनसर्टेन बैंक है, इसने टोटल 4,000 करोड़ के बिल खरीदे हैं और 18% ब्याज के हिसाब से डिस्काउंट काटा है और 73 डेज के लिए काटा है। यानी कि जिस कस्टमर ने बैंक से बिल डिस्काउंट करवाया है उसका ड्यू डेट में अभी 73 दिन बाकी होगा। वो कस्टमर बिल ऑफ एक्सचेंज लेकर बैंक चला गया और कह रहा है भैया 73 डेज के बाद मुझे पेमेंट मिलेगी, प्लीज़ अभी बैंक वाले पकड़, ये पकड़, बिल पकड़ और मुझे पेमेंट दे दे। यही तो कॉन्सेप्ट बिल ऑफ एक्सचेंज का होता है। तो बैंक ने 73 डेज पहले ही बैंक ने क्या कर दिया, कस्टमर को पेमेंट कर दिया बिल रख के। तो 73 डेज की इनकम हो गई 144। तो अगर मैं इस चीज़ को जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करना चाहूँगा तो कैसे रिकॉर्ड करूँगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा। एंट्री क्या होती है, बिल परचेज अकाउंट डेबिट, आपको याद है ना, बिल परचेज अकाउंट डेबिट। बिल परचेज किया बैंक ने 4,000 करोड़ का टू क्लाइंट अकाउंट और टू डिस्काउंटिंग इनकम। तो देखो बैंक ने पता है क्या किया है, बैंक ने यहाँ पे डिस्काउंटिंग इनकम टोटल ही रिकॉर्ड कर लिया। डिस्काउंटिंग इनकम कितनी रिकॉर्ड की है, 144। ये कैसे आई थी 144, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ। 4,000 करोड़ का 18% और कितने डेज के लिए बैंक ने किया है, 73 डेज के लिए किया है। और हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है, ऊपर थोड़ा सा कचड़ा हो गया, मैं इसको साफ कर रहा हूँ और मैं दोबारा बता रहा हूँ। एक्चुअल में बैंक जो फाइनेंशियल ईयर की रिकॉर्डिंग कर रहा है वो फाइनेंशियल ईयर ये रहा, मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। 1 अप्रैल 2001 से 31 मार्च 2002, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। चलो मैंने ये डेट मान लिया, वहाँ पे क्रॉस करके गिवन होता ना, ये देख रहे हो, ये था ये देखो ये है, तो मैंने इसको 2002 ले लिया है। समझ पा रहे हो ना। अभी आप फिलहाल क्वेश्चन पे आ जाइए, ज़रा इधर आ जाइए। मैंने ये ले लिया है। तो क्वेश्चन ने हमें स्टार्टिंग से बोला था कि इस वाले दिन में हमारे पास ओपनिंग रिबेट पड़ा हुआ था। तो ओपनिंग रिबेट को देखो हमने क्या किया, कैंसिल। कैंसिल कहने का मतलब है कि ये ओपनिंग रिबेट को हमने इस साल की इनकम में ऐड कर दिया है। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट टू डिस्काउंट इनकम, क्लियर है कि नहीं है। और सेकेंड नंबर पे हमने ये परचेज करने की एंट्री की है। तो हमने क्लाइंट को कितनी पेमेंट करनी है, क्लाइंट को हमें पेमेंट करनी है 4,000 माइनस में 144। तो क्लाइंट को हमें पेमेंट टोटल करनी है 3856। ओके कि नहीं, यस सर बिल्कुल ओके, बहुत बहुत बढ़िया। आप आगे बढ़िए, नेक्स्ट वन। मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, हमें नहीं पता कि बैंक ने जो बिल डिस्काउंट किया है वो इस फाइनेंशियल ईयर में, इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर कौन से दिन डिस्काउंट किया, ये डेट गिवन नहीं है। बैंक इस फाइनेंशियल ईयर की रिकॉर्डिंग कर रहा है, हम लोग बैंक वालों की अकाउंटिंग कर रहे हैं और हम इस 2001 से 2002 की फाइनेंशियल ईयर की अकाउंटिंग कर रहे हैं भाई, समझ लो। तो हमें खुद नहीं पता कि बैंक ने कौन से दिन डिस्काउंट किया है और 73 डेज कब से कैलकुलेट किए जाएंगे। हो सकता है कि कुछ डेज हमारे इस फाइनेंशियल ईयर में आ रहे हों और कुछ डेज हमारे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, बोले तो 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2003 में, यानी कि वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पहुंच जाए। ऐसा भी तो हो सकता है, आप ज़रा समझ के देखो ना, ऐसा भी तो हो सकता है अगर आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो तो। हमें वो डेट ही गिवन नहीं है कि जिससे हम ये पता कर पाएँ कि कौन से डेज में डिस्काउंट किया गया है। लेकिन क्वेश्चन ने हमें ये बताया है कि जो आपने टोटल इनकम ये मान लिया है ना 144, एक्चुअल में ये 144 इनकम आपकी ये वाली फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है ही नहीं। समझ पा रहे हैं ना। इस 144 में कुछ डेज की इनकम, प्लीज़ ज़रा इसको ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़िएगा, थोड़ा आपको दिमाग लगाना होगा हल्का सा। ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, जो भी हमने बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट किया उसमें से 600 करोड़ का जो बिल ऑफ एक्सचेंज है दोस्तों, वो उसका जो डेट है 31 मार्च के रियलाइज होने के लिए डेट है और उसके बाद 36.5 डेज है। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। ऑफ दिस बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹600 करोड़ वर ड्यू फॉर रियलाइजेशन फ्रॉम द एक्सेप्टर्स या कस्टमर आफ्टर 31 मार्च। यानी देखो हम अकाउंटिंग कब की कर रहे हैं, मैं फिर से यहाँ दिखा रहा हूँ, यार देखो 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 देखो, हमारी अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल 2001 से 31 मार्च 2002 की, हम ये अकाउंटिंग ईयर कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 4,000 में से
600 करोड़ के बिल ऐसे हैं जिनका रियलाइजेशन यानी कि बैंक वालों को कस्टमर से बिल का पैसा कब मिलेगा, इस 31 मार्च के बाद। सर कितने दिन बाद? 36.5 डेज। तो ये इनकम तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की चली गई ना। ऑफ द बिल 600 में से 600 करोड़ के इनकम हमें 31 मार्च 2002 के 36.5 दिन के बाद मिलेंगे। यानी कि ये इनकम कब की चली गई? ये इनकम 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2003 वाले दिन में इनकम में चली गई। समझ में आ रहा है? ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आ गया, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो हमें यहाँ पे क्लोजिंग रिबेट बनाना होगा। सर क्लोजिंग रिबेट कैसे बनाएंगे? बहुत आसान है। 600 करोड़ का कितना परसेंट इंटरेस्ट था यार? 18% है। और कितने डेज का? 36.5 डेज का। तो हमें ये क्लोजिंग बनाना है भाई इनकम। सर क्लोजिंग कैसे बनाएंगे? अभी बता रहा हूँ। 600 मल्टीप्लाई 18% और मल्टीप्लाई 36.5 डिवाइड में 365। तो ये टोटल क्लोजिंग जो रिबेट आ रहा है वो आ रहा है दोस्तों, मैं रेड कलर से लिख दूँ यहाँ पे। क्लोजिंग रिबेट जो आ रहा है 10.8 आ रहा है। मैं इसकी एंट्री पास कर रहा हूँ यहाँ पे, एंट्री पास कर रहा हूँ क्या? डिस्काउंट ऑन इनकम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इनकम अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। तो ये मैंने 10.8 ये मेरी क्लोजिंग रिबेट हो गई। अभी तक हमने 2 एंट्रियाँ की हैं। कौन कौन सी की हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। कौन से की हैं दोस्तों? अभी तक हमने 2 एंट्रियाँ, मैं आपको सारी बातें बता देता हूँ। 2 नहीं 3 कर दी हमने एंट्री। ये सबसे पहली जो आप एंट्री देख रहे हैं ऊपर वाली, ये येलो कलर वाली, ये आपकी ओपनिंग रिबेट की एंट्री है। ठीक है। उसके नीचे जो आप ये एंट्री देख रहे हैं स्काई ब्लू वाली, ये बिल को परचेज करने की एंट्री है। उसके नीचे ये जो आप एंट्री देख रहे हैं दूसरी कलर वाली, ये क्लोजिंग रिबेट को क्रिएट करने की एंट्री है। अब मेरी एक एंट्री और रह गई है। हाँ सर हमें याद आ रहा है। अब वो एंट्री हमें करनी है जो हमें अपने टोटल इनकम को, कौन से ईयर वाले फाइनेंशियल ईयर वाली इनकम को? फिर बोलो यार। 1 अप्रैल 2001 से 31 मार्च 2002 में जो भी हमारे इनकम होगी उसको P&L में डालेंगे। तो कैसे डालेंगे? उसकी एंट्री क्या होगी? डिस्काउंट ऑन इनकम अकाउंट डेबिट टू P&L। तो कैसे डालेंगे आपको पता है ना? इसका फॉर्मूला था डिस्काउंट रिसीव्ड। तो टोटल कितना डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है? 144। दिखाऊं? ये रहा। आपको याद आ रहा है ना 4000 करोड़ का इनकम, 4000 करोड़ का बिल डिस्काउंट किया था बैंक ने, तो ये डिस्काउंट रिसीव है। प्लस ओपनिंग रिबेट कितना है? 9 करोड़। याद आ रहा है? 9 करोड़। दिखा दूं भाई, दिखा दूं। ये रहा। माइनस में क्लोजिंग रिबेट कितना है? 10.8। तो ये आपकी इनकम आ जाएगी 144 प्लस 9 माइनस 10.8। तो ये भाई आपकी इनकम आएगी 142.2। तो ये आपकी P&L में ट्रांसफ़र हो गई है इनकम। चलिए जी, अब हम चल रहे हैं अपने ये आगे इसके सॉल्यूशन पे और ज़रा देखते हैं कि हमारा सॉल्यूशन सही है या नहीं है। ओपनिंग रिबेट, बिल परचेज करने की एंट्री, क्लोजिंग रिबेट और प्लस में इनकम ट्रांसफ़र करने की एंट्री है। दोस्तों अभी ये लेजर्स को मैं प्लीज़ इग्नोर कर रहा हूँ। अभी मैं इस लेजर्स के बारे में डिस्कशन नहीं करूँगा, मैं आगे डिस्कशन करूँगा। चाहे तो एक बार आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं इसकी। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आ जाइए। ये भी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जो अभी हम करके आए हैं। बहुत आसान है दोस्तों, बहुत 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 ज़्यादा आसान है। ज़रा देखिएगा। हम बैंक वाले हैं और हमारा बैंक जो है उसका नाम है एक्स बैंक लिमिटेड। और अभी जो बैलेंस यहाँ पे आप देख रहे हैं वो बैलेंस है 31 मार्च 2002। यानी हमारा जो मेन फाइनेंशियल ईयर है वो है 1 अप्रैल 2001 से 31 मार्च 2002। तो हम लोग इस वाले फाइनेंशियल ईयर की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? अगर कोई भी इनकम इस आफ्टर इसके कोई भी इनकम 31 मार्च 2002 के बाद की इनकम होगी, यानी कौन सी? वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर बोले तो 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2003, अगले फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड कोई भी मेरी डिस्काउंट की इनकम होगी, बैंक वाले हैं हम लोग, तो वो इनकम का क्लोजिंग रिबेट बना देने का है। बराबर? यस सर। तो बिल कितना डिस्काउंट किया हमने? इतने रुपए का बिल डिस्काउंट किया है। ये आप देख रहे हैं मेरे बच्चों, ये हमारा ओपनिंग रिबेट है
और ये हमारी डिस्काउंटिंग रिसीव्ड है। तो आप सबसे पहले इधर आ जाइए, ये हमारी ओपनिंग रिबेट है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, डेबिट टू डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट। तो ओपनिंग रिबेट में हम डिस्काउंट को क्रेडिट कर देते हैं, डिस्काउंटिंग इनकम को क्रेडिट कर देते हैं क्योंकि वो इस साल की इनकम होती है। ये हमारी क्लोजिंग रिबेट की एंट्री है, डिस्काउंटिंग ऑन बिल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, हमें इनकम को कम दिखाना है। क्लोजिंग रिबेट वो इनकम जो अगले साल से रिलेटेड है और लेकिन हमने इस साल उसको रिकॉर्ड कर रखा है। अब फिर से सुन लो, क्लोजिंग रिबेट वो इनकम जो अगले साल से रिलेटेड है लेकिन हमने इस साल की इनकम में उसको ऐड कर रखा है, तो हमें उसको लेस करना होता है। तो ये पहली एंट्री ओपनिंग रिबेट की, दूसरी एंट्री क्लोजिंग रिबेट की और उसके बाद ये ट्रांसफ़र करने की। तो हमें सिर्फ और सिर्फ मेन चीज़ क्या समझना है, हमें सिर्फ मेन चीज़ ये समझना है कि हमें सिर्फ क्लोजिंग रिबेट पता चल जाए। क्लोजिंग रिबेट कैसे पता चलेगा, बस उसकी कैंसिलेशन की एंट्री हमें ध्यान में रखना है, काम खत्म। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जितने रुपए के आपने बिल ऑफ एक्सचेंज परचेज किए हैं उसकी डिटेल्स हमें गिवन है नीचे। देखिए पहली बिल ये रही, दूसरी बिल ये रही, तीसरी ये रही, चौथी ये रही, 4 बिल। और उसके बाद और कोई बिल है नहीं, और कोई बिल नहीं है। अब इन बिल का ड्यू डेट क्या है देखिएगा ज़रा, ड्यू डेट है 5 जून, 12 जून, 25 जून और 6 जुलाई। क्या आपको नहीं लगता कि ये 31 मार्च हमारे फाइनेंशियल ईयर से इनका डेट बाहर जा रहा है? हम सिर्फ इस ईयर तक की इनकम को रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पे 31 मार्च 2002 से। 31 मार्च 2002 के बाद जो भी हमारी इनकम होगी वो आगे की क्लोजिंग बन जाएगी। तो ये बताओ इस बिल में हमारे कितने मंथ्स की इनकम क्लोजिंग मानी जाएगी? अप्रैल का 30 डेज, मई का 30 डेज, सॉरी मई का 31 डेज और जून का 5, यानी कि 66 डेज की इनकम। आपको लगता नहीं है कि हमारी कौन सी बन गई, क्लोजिंग रिबेट बन गई? क्या आपको लग नहीं रहा कि ये बिल्कुल इलस्ट्रेशन नंबर 1 जैसा सॉल्यूशन है? दोस्तों 100% बिल्कुल वही है ये, और कुछ नहीं है। 100% इलस्ट्रेशन नंबर 1 जैसा ही है, डिट्टो। तो आप ये समझ लीजिए, देन उसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसको कर लेंगे, इसको कर लेंगे। मैं इसको सॉल्यूशन में दिखा देता हूँ आप लोगों को, देखिएगा। इसकी ड्यू डेट ये थी, तो अप्रैल में इतने, मई में इतनी, जून में इतनी, अप्रैल में जून, अप्रैल में जून, अप्रैल में जून, जुलाई। तो ये इतने डेज, इतने डेज, इतने डेज, इतने डेज की क्लोजिंग रिबेट 12%, 12%, 14%, 4। तो ये हमारे क्लोजिंग रिबेट की इनकम आ गई। टोटल क्लोजिंग रिबेट की इनकम ये रही। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये हमारे क्लोजिंग रिबेट की इनकम की एंट्री हो गई। जो भी हमें डिस्काउंटिंग रिसीव हुआ था, डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ था, कहाँ गया, कहाँ गया भाई, ये रहा। ये हमारा डिस्काउंट रिसीव हुआ था पीछे, यार देखो प्लीज़ नीचे देख लीजिए। उसमें प्लस करेंगे ओपनिंग रिबेट, माइनस करेंगे क्लोजिंग रिबेट, हमारा आंसर ये आ गया है जो कि ट्रांसफ़र हो गया है। सर ये तो बहुत आसान है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 की तरह था। अब आ जाइए जल्दी से फटाफट से इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे। ओके आ गए हैं आप लोग? ठीक है सर, बिल्कुल आ गए हैं। कैलकुलेट रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट ऑन 31 दिसंबर 2001 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा एंड शो जर्नल एंट्रीज। अच्छा ये कह रहा है कि हमें सिर्फ रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। अरे भैया यहाँ पे क्लोजिंग रिबेट को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ओपनिंग रिबेट कभी कैलकुलेट होता है नहीं ना। जो इस साल का क्लोजिंग है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन जाएगा, और जो पिछले साल का क्लोजिंग होगा वो इस साल का ओपनिंग बन जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यस सर, हम आपकी बात को बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हैं। और आपने बिल्कुल 52 मिनट बिल्कुल बिता दिए हैं इतने छोटे छोटे टॉपिक में। दोस्तों मैं यहाँ टाइम लगा तो रहा हूँ, लेकिन आप ये देख भी तो रहे हैं कि मैं एक एक कॉन्सेप्ट भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों के छोटे छोटे टॉपिक आपके दिमाग में बिल्कुल घुस जाएँ, या आपको दोबारा पढ़ना भी पड़े तो बिल्कुल थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़े। तो ये मैं टाइम पास के लिए यूट्यूब पे ये लेक्चर मैं आपको नहीं डाल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बस टेम्पररी चलो भाई 10 मिनट 15 मिनट के लिए बना दिया और डाल दिया, नहीं। मैं दोस्तों यूट्यूब पे ये लेक्चर अगर डालने के लिए बना रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ यूट्यूब पे ये लेक्चर, तो मैं चाहता हूँ कि यार इस चीज़ से आप कहीं ना कहीं फ़ायदा हो, कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हों। आप 1 घंटा टाइम लगाएं लेकिन कम से कम वो वैल्यू तो हो उस 1 घंटे की। चलो अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो ठीक है। नेक्स्ट वन, तो क्लोजिंग रिबेट हमारा डेट क्या है, 31 मार्च 2000, जो भी है वो डेट रख लेते हैं। फ्रॉम द कैलकुलेट द रिबेट एज ऑन, इस वाले डेट पे हमें रिबेट कैलकुलेट करना है 31 दिसंबर को, एंड डाटा शोज ऑन। ठीक है जी। तो डेट ऑफ, अच्छा बिल का डेट क्या है, 15 अक्टूबर 2001। पीरियड क्या है इसका, 5 मंथ्स है।
और हमें और कितने बिल्स दे रखे हैं 2 3 4 5 6 7। बहुत ही सिंपल है यार। यार एक बात बताओ, यहाँ पे मुझे एक बात बताइए, पर हो जाओ भाई, ठीक है। यहाँ पे ना एक्चुअल में ना फाइनेंशियल ईयर की बात की जा रही है, सॉरी यार फाइनेंशियल ईयर नहीं, कैलेंडर ईयर की बात की जा रही है। अब ध्यान से देख लो यार, बहुत ध्यान से देख लो क्या बोल रहा हूँ। 1 जनवरी 2001 से 31 दिसंबर 2001 तक की जो इनकम है वो रिकॉर्ड करनी है। और कोई भी इनकम 31 दिसंबर के बाद की होगी वो इनकम क्लोजिंग रिबेट मानी जाएगी, वो इनकम नेक्स्ट ईयर में ऐड हो जाएगी। बराबर या नहीं है, बोलो ना। तो 31 दिसंबर के बाद से जो भी डेट आपके सामने आएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ यार, 31 दिसंबर के बाद से जो भी डेट आपके सामने आएगा वो क्लोजिंग रिबेट में चला जाएगा। अब इसका देखो ज़रा, इसका डेट ऑफ बिल है 15 अक्टूबर 2001 और पीरियड है 5 मंथ्स। अब ज़रा इसका ड्यू डेट देखना क्या होगा। पहला महीना क्या होगा 15 नवंबर, दूसरा महीना 15 दिसंबर और तीसरा महीना 15 मार्च, फिर उसके बाद 15 अप्रैल, फिर उसके बाद क्या होगा 15 मई। यही होगा ना 5 मंथ्स, और प्लस में 3 दिन वो। तो 31 दिसंबर के बाद जो भी आपके डेट्स हैं यहाँ पे कैलकुलेट होंगे। देखो ध्यान से देखो यार, ध्यान से देखो। 31 दिसंबर के बाद, 31 दिसंबर के बाद आप देखो इसका ड्यू डेट हो रहा है 18 मार्च। ये 18 मार्च हो रहा था, मैंने गड़बड़ जोड़ दिया यार। 15 अक्टूबर था और 5 मंथ्स था, तो अक्टूबर से नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ओह सॉरी मार्च ही तो होगा। 15 मार्च और प्लस में 3 डेज आपके ग्रेस डेज होते हैं, तो इसका ड्यू डेट हो गया आपके कितना 18 मार्च हो गया। इसी तरीके से आप लोगों को हर बिल का ड्यू डेट निकालना है ना। इसका है इसका डेट है 10 अप्रैल और इसका 4 मंथ्स है, तो आपका क्या हो जाएगा 10 दिसंबर, 10 जनवरी, 10 फरवरी, 10 मार्च और 10 अप्रैल, 10 मार्च और प्लस में 3, तो 13 मार्च हो जाएगा। इसी तरीके से 13 मार्च हो गया, फिर 25 अप्रैल का 4 मंथ्स का निकाल लीजिए, इसका ड्यू डेट ये हो जाएगा, इसका ड्यू डेट ये हो जाएगा। और 31 दिसंबर के बाद देखो, पहला बिल ये रहा, दूसरा बिल ये रहा, तीसरा बिल ये रहा, चौथा बिल ये रहा। 31 दिसंबर के बाद गिन देखो कि दिन देखो कितने हो रहे हैं। ये जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी में इतना दिन, फरवरी में इतना दिन, मार्च में इतना दिन, जनवरी में इतना दिन, फरवरी में इतना दिन, मार्च में इतना दिन, जनवरी में इतना दिन, फरवरी में इतना दिन, मार्च में इतना दिन। तो ये इतना डेज, ये डेज, ये डेज, ये डेज, ये सारे के सारे क्लोजिंग है। तो हमें इस 25,000 के बिल पे 8% का इंटरेस्ट लेके 77 डेज के लिए हमें क्या करना होगा, क्लोजिंग रिबेट बनाना होगा। सिंपल 72 डेज़ के लिए यहाँ, 87 डेज़ के लिए यहाँ, 82 डेज़ के लिए यहाँ, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके सामने है, ये आपका बन जाएगा क्लोजिंग रिबेट। उम्मीद है आप लोगों को पक्का बात समझ में आ गई है। और क्लोजिंग रिबेट की एंट्री आपके सामने है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। उम्मीद है आप लोगों की बात पूरी क्लियर हो गई होगी। तो आज की क्लास में हमने कंप्लीट क्या किया है, कंप्लीट किया रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, और 100% टोटल कंप्लीट किया है, कुछ भी नहीं छोड़ा दोस्तों मैंने, इससे बाहर है ही नहीं बिल्कुल पेपर में। आगे की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या आपको बताऊं, ये बिल्स फॉर कलेक्शन, ये जो 4th नंबर का एडजस्टमेंट है, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ये 6 वाला भी बता दूं, 4th और 6 एक साथ बता दूं। देन उसके बाद हम ये 7 वाला जो रेशियोज ऑफ बैंक है ना, रेशियोज ऑफ बैंक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टायर 1 टायर 2 वाला जो क्वेश्चन आता है। देन उसके बाद ये उससे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम रेशियोज ऑफ बैंक करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से दोस्तों अगली क्लास के अंदर। और इस वीडियो के अगर आप लोगों को बेहतरीन लग रही है, ठीक लग रही है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।